नमस्कार। मैं कक्षा 10 के मैथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अध्याय दूसरा शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 10 लेसन आपका है 2। ठीक, इसमें महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं और परिभाषाएं हैं, उसको देख लीजिए आप। जैसे कहता है कि आपका एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। किसे कहते हैं? एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसे देख लीजिएगा। हमने लिखा कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, अब एक घातीय बहुपद क्या हो सकता है? जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सभी चर पे क्या है? घात कितने हैं? केवल एक है। ठीक, जहां a, b और c क्या है? एक वास्तविक संख्या है जो a इक्वल टू डज नॉट 0, यानी a कभी 0 नहीं हो सकते, वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट है कि द्विघातीय बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी जब जिसपे इसे लिखेंगे द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद कैसे पहचाने हम? ऐसे देख लीजिए। ऐसे इसी प्रकार तीन घातीय बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो सारी चीजें ये हैं कि इसको समझने की मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, जिसपे जितना स्क्वायर, यानी दो घातीय, यानी चर पे क्या होना चाहिए? 2 घात bx प्लस सी बराबर 0। इसे क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। और द्विघात में जहां क्या हो सकता है? a इजकल टू डज नॉट इजकल टू 0। ठीक, यहां इस प्रकार का होता है, प्रकार का द्विघात समीकरण होता है। और यहां क्या हो सकता है? a डज नॉट इजकल टू, इसे कहा जाता है, बराबर करके काट दीजिए क्रॉस, इसे कहते हैं a डज नॉट इजकल टू 0। और जहां क्या लिखेंगे हम? a कामा b कामा c एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। संख्या है। ठीक, ये बात तो समझ गए। अब त्रिघातीय ऐसे 3 घात का रहेगा। ठीक, अब कहते हैं दो घातीय बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो तब क्या होगा? हम कहते हैं अगर द्विघातीय समीकरण में तीसरा ऑप्शन आपका है कि दो द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, के शून्यक अल्फा और बीटा क्या हो? अल्फा और बीटा हो तब क्या होगा? इसको देखते हैं। तो हम एक बार लिखते हैं क्या? मूलों का योगफल बराबर, यानी मूल किसे कहते हैं? अल्फा और बीटा का। जब योग की बात आ गई तो जोड़ेंगे। ठीक, अब इसी में से मूलों का योगफल बराबर, यानी मूलों का योगफल कहां से कहां तक है ये देख लीजिए इसमें। तो लिखेंगे कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, ठीक,
अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का योगफल बराबर हम लिखते क्या है, x का गुणांक तथा बटे में लगाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा x का गुणांक क्या होता है, माइनस x का गुणांक। माइनस लगा दीजिए, इसमें पहले से लगा होता है माइनस, यहां लगाएंगे माइनस x का गुणांक। तो माइनस पहले लग गया तो x का गुणांक कौन है, b है, बराबर लिखेंगे, माइनस लगा है पहले से, प्लस माइनस का माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में लगा तो क्या है, a है। तो ये देख लीजिए, जहां हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ये मूलों का योगफल का जब पूछेगा, शून्यक मूलों का योगफल बराबर बताइए, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए बी। इस संख्या को रखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर देख लेते हैं। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणे बीटा बराबर लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, मैंने लिखा मूलों का, या मूलों के जगह पे आप शून्यकों का भी लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहां शून्य का योगफल बराबर, यूं भी लिख सकते हो, शून्य का गुणनफल बराबर यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है आपका, सी है। अचर पद क्या है, सी है। अचर पद को, सी को हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, इसे अचर पद कहते हैं। कोई भी अक्षर वहां केवल संख्या ही दर्शाया जाए उसे अचर पद कहा जाता है। ये हो गया चर, ये हो गया चर, और बकिया क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी मैंने लिखा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है आपका, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ये मिल गया मूलों का गुणनफल। ऐसे आएंगे सवाल, इस सूत्र पे हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब त्रिपदीय इसे पूछ लेगा, 3 पदों वाला, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तब भी यही लिखा जाएगा मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस ए माइनस बी बटे ए, और इसको भी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर लिखा जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका भी योग होगा एक बार, और योग होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होगा। क्या होगा, सी बटे ये होगा। ऐसे लिख सकते हैं। एक बार लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी बटे ए। फिर लिखा जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। ये देख लीजिए, 3 पदीय में, त्रिपदीय में बात कर रहा हूं। और फिर यहां होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बटे 3 पद, यानी डी बढ़े 4 पद का होगा, बढ़ेगा माइनस डी बटे ए। ऐसे आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके 2.1 के चैप्टर पे आते हैं। 2.1 के चैप्टर पे आपका ये फार्मूला हो गया। अब वो अधिक और फार्मूले हैं, लेकिन हम जो मेन थे उसको बता दिया हूं। अब देखिएगा आप, कहता है सवाल में आपके, सवाल में कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींची, नीचे आकृति में खींची गई है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। px यानी जैसे पहला सवाल, प्रश्नावली आप अपने देखिएगा, हमने लिखा प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल देखिएगा पहले। ठीक है, तो उसमें लिखा, मैं बोल के बता रहा हूं, किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में क्या है, दिया हुआ है,
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या बताइए, px की शून्यक की। अब पहला सवाल मैं लेता हूं, इसमें कहता है कि ये आपका चतुर्थांश है, ठीक। इसे कहा जाता है x कोऑर्डिनेशन, इसे x कहा जाता है, इसे x डैश कहा जाता है, इसे y कहा जाता है, और यहाँ y डैश होता है। और ये जो बीच में चारों तरफ होता है इसे वो कहा जाता है, लेकिन इसी को मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, ठीक। हमें इससे कोई लेना देना नहीं मूल बिंदु से, तो हम क्या करेंगे इसमें x। अब ये देख लीजिए, अगर मैं पहले सवाल में बताया फिगर में आपके यहां से काटा हुआ है, तो इसका संख्या कितना होगा ये बताना है। 0 है कि 1 है, 2 है, लेकिन इसमें समझना क्या है कि वह संख्या, वह रेखा जो x डैश से x पर, चाहे x से x डैश तक, x वाले रेखा पर जो जितना बार काटेगा तभी हम संख्या कहेंगे कि उतना बार है। जैसे एक बार काटा उसने, ऐसे केवल इस पे काटेगा, यहां से गया इस पे काटा, फिर यहां काट दिया, फिर यहां काट दिया, फिर यहां। अब ये मुझे देखना है कि x पे कितना बार काटा, यहाँ y पे भी तो कट रहा है ना, y वाला मुझे नहीं देखना। मुझे देखना है कि x पे 1 बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार, केवल x पे काटी हुई संख्या को हम लिखेंगे। अन्यथा दूसरे y वाले रेखा पे अगर काट देती है तो वो संख्या हम लिखेंगे, चूंकि इसलिए ये ग्राफ में संख्या इसकी क्या है? 0 है। यह x पे कोई संख्या काट नहीं, कोई रेखा काटती नहीं है। अब इसको ऐसे लिख, पहला संख्या में क्या हो जाएगा? x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि ग्राफ में x अक्ष पर कहीं नहीं काटती है, इसलिए यह संख्या 0 होगा। ठीक है, हो गया ये। आप जान लीजिए दूसरे में ऐसे देखिएगा आप, ऐसे करके ये किया हुआ है, ये हो गया आपका y, ये हो गया डैश, और ये हो गया x हो गया, और यहाँ x डैश हो गया। फिर इसने ये किया है कि ऐसे करके ऐसे काट दिया है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कह सकते हैं कि क्या, एक बार y पे काटा है तो y वाला मुझे लेना नहीं, लेकिन कितना बार x पे काटा है? 1 बार काटा है, तो शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा? 1। ये आपका आंसर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और ये लगाइएगा। पहले 2.1 में इतना ही सवाल है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे एक ही सवाल आ जाए टिक के लिए, वो आता है। और इसको ध्यान दीजिएगा, 2-3 फिगर बने हैं, उसमें कितना बार एक्स रेखा पर काटती है उसको देख के वहां लिखिए, और नोट्स बना के हाई स्कूल के नोट्स सोमवार तक पहुंच जाना चाहिए। सोमवार को आपका मैथ का और फिजिक्स का दोनों देखा जाएगा। ग्रुप पे डालिएगा, मैं देखूंगा उस चीज को। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, बताइए, सूचित कीजिए हमें हाई स्कूल के ग्रुप में, मैं उसके देखूंगा, और फिर से वीडियो जो दिक्कत है आपको, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।